शहर की भीड़-भाड़ से बचने के लिए मैं अपने गांव शांति के माहौल में जीने आया था कि उसी शाम मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाने लगे। उनका कहना था कि ये गांव में हो रही असल घटनाएं हैं, मगर मैं तो उस बात को कहानी के तौर पे ही सुन रहा था, क्योंकि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। आजकल शहर में ही सब भूत बने घूम रहे हैं और ये गांव आज भी वही सिमटा सा। तो दादाजी बता रहे थे कि गांव में कुछ समय से तो जैसे मानो काल छाया हुआ है। चौबारे पे जो बरगद का पेड़ है उस पे डायन आ गई है। हर हफ्ते दर हफ्ते गांव में से एक एक आदमी सूली से लटके मिले जा रहे हैं। तू रात को बाहर मूतने भी निकले तो किसी को साथ लेकर ही निकलना, पहले ही कह देता हूं। मैंने पूछा, अरे दादाजी, आखिर बात क्या है? खुलकर बताइए ना। मैं कौन सा डर जाऊंगा इन सब से? आप बताओ, क्या मामला है? माँ दो दूध के गिलास लाते हुए मेरे और दादाजी के पास रख गई। दादाजी ने धूजते हाथों से दूध का गिलास थाम लिया और सुर्प करके पीने लगे। मैं भी उनकी कहानी सुनने को बेताब था। दादाजी कहने लगे, अभी कुछ महीने पहले नोटियाल के यहां से उसका बेटा राकेश गायब हो गया था। पूरी रात उसे गांव में ढूंढा मगर नहीं मिला। सवेरे 5-6 बजे के आसपास उजाला होने पे गांव में बात फैली कि नोटियाल का बेटा राकेश बरगद के पेड़ से लटका मिला है। हम सब दौड़े गए तो सच में राकेश की आंखें और जुबान बाहर को लटकी थी, मानो अपनी उंगलियों से किसी ने उसकी आंखें बाहर निकालने की नाकाम कोशिश की हो। गले को कसकर पेड़ की बेल से लटकाया गया था। पुलिस आई मगर कुछ हाथ नहीं मिला तो 3 आदमियों को पकड़ कर ले गई। अभी राकेश की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि उसके 2 ही दिन बाद खबर आई कि उसी बरगद के पेड़ से सोमलता माई का बेटा कुंदन भी झूल गया। तब तो गांव में पुलिस और तेजी से लग गई। जिन जिन पे शक हुआ मार पीट कर हड्डियां तोड़ दी, मगर सब बेकार गया, क्योंकि हत्या उन्होंने की ही नहीं तो कहां से पता लगता कि डायन। फंदा तो उसने लगाया है कुंदन की मौत के बाद। तेरा दोस्त बिरजू भी। क्या? मैं दूध का गिलास नीचे रखकर आंखें बड़ी करते हुए पूछने लगा, अंबाला ताऊ का बेटा बिरजू? हाँ हाँ, वही। वो भी उसी बरगद की शाख से लटका मिला कुंदन की मौत के ठीक 6 दिन बाद। मैं दोस्त की मौत से मायूस हो गया तो दादाजी बोले, बेटा, मौत मंडरा रही है गांव में। आदमी तो मानो चुटकियों में गायब और फंदे पे झूले मिल रहे हैं। बिरजू तो केवल तीसरी मौत है। उसके बाद राम रतन, उसका बेटा फागी, युदुराम और दयाल शंकर। तुझे नाम गिनाऊं तो रूह कांपती है। ना जाने अपने घर से कब कौन गुजर जाए। कुल मिलाकर गांव से 28 लोग फंदे पे झूल चुके। उसके बाद आज कई महीने हो गए हैं, अभी कोई मौत नहीं हुई। ना कोई घर से बाहर शाम ढले बाद निकलने की सोचता है। कोई बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर जाते हैं, मगर बरगद के पेड़ वाले रास्ते से नहीं जाना। जाओ तो इकट्ठे होकर ही जाना। गांव के बड़े लोग और घर के कुछ लोग मिलके पहरा रखे रखते हैं कि एक भी लड़का आदमी भूल कर भी 5 कदम भी घर से दूर ना जाए, वरना वो उठा ले जाएगी। मैंने अपने दूध का गिलास खाली करते हुए पूछा, कौन दादा? डायन। दादा ने धीमे से लहजे में कहा, मानो अंधेरे में दूर उन्हें कोई दिख रहा हो। मैं भी अंधेरे में देखने लगा। कल्पना ऐसी बन रही थी मानो जैसे घुप सर्द अंधेरे में कोई औरत खड़ी हो और हमारी ओर नजरें गड़ाए हो। तू घर से बाहर कम ही निकलना, रात में कम ही आना जाना। वैसे अब तो ये सब बंद हो गया है, जब से गंगा घाट के पंडित यहाँ अपना यज्ञ
और उस पेड़ पे धागे बांध कर गए हैं। सब सही ही चल रहा है गांव में। तभी मेरे मन में एक सवाल आया तो मैंने पूछ लिया, मगर दादाजी ये बताओ कि आप लोगों को कैसे पता कि ये काम किसी डायन का ही है? तो दादाजी मेरी ओर देख अपना कंबल और अच्छे से ओढ़ने लगे। आग में लकड़ी डालते हुए आग भभक चली, क्योंकि जिसकी मौत आखिरी हुई उसने डायन देखी थी। दादाजी ठीक मेरी आंखों में देख कह रहे थे, उस रात हुआ यूं के जब गौरैया अपनी पीछे रह चुकी बकरी को लेकर वापस घर लौट रहा था तो रात के 8 बज गए थे। गौरैया कहता था कि वो इन सब चीजों में नहीं मानता, मगर उस रात उसकी सूरत सब बयान कर रही थी। उसने क्या देखा था? वो कहता रहा कि डाकी ने उसकी बकरी को गर्दन से नोच कर ले गई, उसको 2 टुकड़ों में चीर डाला। उसका हाथ इतना लंबा था। वो बरगद पे वो मुझे देख रही है। और दादाजी रुक गए। तो दादाजी, बकरी की आखिरी मौत से क्या लेना देना? क्या बकरी की मौत ही आखिरी मौत थी? अरे नहीं, उस दिन गौरैया अपनी भटक चुकी बकरी को लेकर रात 8 बजे वापस आ रहा था और आते वक्त उसे बरगद का पेड़ साफ दिखाई दे रहा था। वो जब चुपचाप सर झुकाए जल्दी जल्दी चल रहा था तब उसने झटपटाने की आवाजें कई बार सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बचने की कोशिशें कर रहा हो। अपनी नजरें इधर उधर की तो कुछ समझ नहीं आया। तभी उसकी बकरी पेड़ की ओर देख मिमियाने लगी। उसने भी पलट कर पेड़ की ओर देखा तो वहीं पे उसका शरीर जम सा गया। उसने देखा कि बरगद के पेड़ पे कोई झूलता हुआ झटपटाए जा रहा था। उस आदमी के हाथ पांव दम घुटने से झटपटा रहे थे। फंदे से भिचा नीचे से ऊपर खिंचता हुआ वो आदमी साफ दिख रहा था। गौरैया अपनी बकरी की रस्सी छोड़ बरगद की ओर भागने को हुआ तो थोड़ी दूर में ही उसके पांव ठिठुर गए, सांसें फूल गई। डर के मारे पेशाब नीचे रिसने लगा। उसने फंदे के ऊपर देखा तो उसे वो दिखाई दी। उसके पैर नीचे लटके थे जिनमें एक पुरानी पायजेब थी। वो बरगद के मानो बिल्कुल बीच में ठुस कर बैठी छुपी हो और उसके चेहरे पे केवल अंधेरा सा था। रस्सी खींचने वाले हाथ गौरैया को नजर आए, वो अजीब से पतले से हाथ। गौरैया वहीं जमा सा खड़ा रहा। कंठ से आवाज अटक गई, मगर ऐसे ही एकटक देखते रहने के बाद सब साफ होने लगा। उसने देखा कि सफेद चादर जैसे फटे पुराने कपड़ों में लिपटी वो अजीब अजीब आवाज निकालते हुए फंदे को खींच रही थी। वो आदमी तो दम घुटने से कब का मर भी चुका था, मगर गौरैया ने उसे देख लिया था। गौरैया 3 दिन तक बताता रहा कि उसकी सफेद चमकीली आंखें नजर आ रही है। वो मुझे कमरे की टाट से छुप छुप कर देख रही है। वो तो बुदबुदाने भी लगा था। अजीब से शब्द जो गौरैया के मुंह से सबने पहली बार सुने थे। पता नहीं उसमें क्या आ गया था। ये कोई ऊपर की चीज थी जिससे लड़ पाना हमारी बस में नहीं था, मगर दिमाग खोने से पहले उसने सबको बताया था। जो लोग उस रात गौरैया की आवाज सुन दौड़े गए थे। उसने बताया कि पहले मुझे बरगद के पेड़ के बीच बसे अंधेरे से उसकी चमकती सफेद आंखें दिखाई दे रही थी। सफेद चादर जैसे उसके बदन पे कपड़े मानो किसी फटे पुराने चिथड़ों की तरह हवा में झूल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरगद के तने के बीच वाले हिस्से में बिल्कुल ठुस कर बैठी हो। उसके मुंह से निकली वो आवाजें
बड़ी ही भयानक लग रहे थे जब वो गुनगुना रहे थे। गोरन को दूधा गो गोईसाऊ ओईसाको। गौरिया जब बकरी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज से पीछे पलटा तो बकरी गौरिया को देखकर चिल्लाए जा रही थी कि तभी गौरिया की नजर वापस पेड़ पे गई तो उसका सर फट सा गया। उसकी दर्द भरी भारी सी चीख पूरे गांव में दूर दूर तक फैल सी गई। दादाजी कंबल में सर्दी से ठिठुरते सिमटे से कहने लगे और अपना दिमाग खोने से पहले वो आखिरी बात जो गौरिया ने बताई थी। गौरिया की नजर जब पेड़ पे वापस आई तो उसने देखा कि पेड़ के बीच वाले तने से होते हुए किसी मकड़ी की तरह अपने दोनों हाथों को पेड़ से चिपकाती वो नीचे उतर रही थी और अगले ही पल मैंने उसे ध्यान से देखा। वो बरगद के पेड़ के नीचे उस फंदे से लटके आदमी के पैरों के साइड में खड़ी थी। उसकी सफेद पुरानी साड़ी अंधेरे में बदन से लिपटी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में थी। वो इस गांव की कोई बहुत पुरानी बूढ़ी औरत लग रही थी, छोटे से कद की एक गंभीर बूढ़ी औरत। उसके फटे पुराने कपड़ों से ही मालूम हो रहा था कि वो उस बरगद पे बहुत पुराने समय से रहती आ रही थी। उसकी सफेद आंखें गौरिया को ही निहार रही थी, मानो बरगद के नीचे ओस से भरे अंधेरे में वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो। कल्पना ऐसी बन रही थी। तभी उसने अपने दोनों हाथ गौरिया की तरफ किए, मानो वो उसे अपनी ओर बुला रही हो। गौरिया के बदन में एक करंट सा दौड़ आया और अगले ही पल उस छोटे कद की भयानक बुढ़िया के हाथ लंबे होने लगे। वो हाथ लंबे होते जा रहे थे, इतने लंबे कि वो सीधा गौरिया की तरफ बढ़ने लगे। मारे करंट वो गिर कर भीख मांगते हुए भागने लगा। अरे मुझे छोड़ दे, बचाओ। उसकी डर से लिपटी आवाजें सुन कई लोग दौड़ आए। गौरिया की उस रात तो किस्मत अच्छी थी जो गौरिया भागते हुए अपनी बकरी से आगे निकल आया, क्योंकि गौरिया बताता था वो जैसे ही अपनी बकरी से आगे निकला वो लंबे सुर्ख काले हाथ उसकी बकरी की गर्दन दबोच गए और उसकी बकरी पेड़ की ओर घिसती चली गई। गौरिया हम सबको आता देख हमारी ओर लपका और गिर गया। जब तक हम पहुंचे बकरी के 2 टुकड़े जमीन पे बिखरे पड़े थे। हर तरफ खून की मोटी धार बह रही थी। सामने पेड़ पे फंदे से झूला तुरी का लड़का ओमी था। पूरे गांव में मातम सा हो गया। रात में ही सब लोग चिल्लाने सर पीटने लगे। गौरिया अपनी फूलती सांसें लिए एक ही सांस में सब कहने लगा। मारे सदमे कि वो बुदबुदाने लगा वो आवाज जो उसने उस बुढ़िया के मुंह से सुनी थी। कई लोग घरों से मशाले लेकर निकल आए और बरगद पे फेंकने लगे। सबको यकीन था कि इसी बरगद में वो कहीं छिपी बैठी है। कई गांव वाले पेड़ की ओर देखकर गालियां देने लगे। बाहर निकल हरामजादी, हमारे पूरे गांव को खा गई। मशाले फेंको, मारो उसे, जिंदा जला डालो। पत्थर, खंजर, मिट्टी, पानी, मशाले सब फेंकी मगर पेड़ के तने से पत्ता भी नहीं हिला। अगली सुबह तक गौरिया पूरी तरह से दिमाग खो गया। मगर ये सब यही नहीं रुका। उसके ठीक 3 दिन बाद एक रात अचानक गौरिया के घर पे इतना पहरा होने के बाद भी जब वो गौरिया काका, पापा, गोरू काका, गोरू पापा, अरे गौरिया कहाँ गया? पापा, पापा, अपने बंद कमरे के भीतर बिस्तर से लेटा लेटा ही
गोरिया गायब हो गया। मैंने दादाजी को बीच में टोकते हुए कहा, अपने कमरे से ही गायब हो गया मतलब? संदेश बेटा, कुछ ताकतें ऐसी होती है जिनसे निपट पाना इंसान के बस में नहीं। उसके घर में जिस कमरे में वो लेटा था, उस कमरे से ना कोई बाहर आया ना अंदर गया। सबको पता था कि वो उस कमरे में लेटा है। वो लेटा लेटा बस छत की टाट को ही निहारता रहता था। मगर उस रात जब कमरे में उसके भाई का बेटा खाना खिलाने गया तो पाया कंबल में कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था। घर में सबने उसे ढूंढा मगर वो नहीं मिला। तभी उसका बेटा और कुछ लोग दौड़े दौड़े पेड़ की ओर भागे तो सब थोड़ा दूरी पे ही जमे से खड़े रह गए। गोरिया बरगद की शाख से झूला हुआ था। उसकी अधकटी जीभ मुंह से बाहर लटकी थी। उसके मुंह से खून ही खून रिस रहा था। एक आंख फटकर बाहर झूल गई थी। सबको यकीन था कि डायन ने उसे इतनी भयानक मौत दी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी लाश को उतार सके। उस दिन के बाद गंगा घाट के महंत से वहां एक यज्ञ करवाया गया। उसके बाद आज कई महीने हो गए, ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। अब कई लोग उस बरगद की बात भी नहीं करते। वो एक दुखद हादसा था गांव में। गांव के लोगों ने उस पेड़ को पूरा लकड़ी और झाड़ियों से बंद कर दिया है। पूरा पेड़ सूखी झाड़ियों से घिरा है। अच्छा, तभी वो सारी झाड़ियों से उस बरगद के पेड़ को बांधा हुआ है। तो ये मामला है। सोने से पहले मेरे दादाजी ने मुझे एक बात और कही थी, और वो यह थी कि बेटा, पहले बरगद में भगवान हुआ करते थे, मगर आज शैतान बसा है वहां। मैं सोने से पहले सोच रहा था कि कल सुबह मेरे गांव से जरा दूर दूसरे गांव में सूरज से मिलने जाऊंगा और उसे ये सब बताऊंगा। क्या मालूम उसे पता ना हो। और असल बात तो ये थी कि मैं उसकी बहन फागुन को भी देखना चाहता था। काफी दिन हो गए उसे देखे। अब जी कर रहा था उससे फिर मुलाकात करने का। और यही सब सोचते हुए मैं भी चादर ओढ़ अपने कमरे में आकर सो गया। अब कल सुबह का कल देखेंगे। पलट के मुझको देखे तो, और देख के मुझको तड़पे तो।